10 दिन पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें हमने एक नए कानून के बारे में बताया था जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा है और बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं जिनमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी कमेंट्स को उठाएंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो वो वीडियो कौन सी थी वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है। उस वीडियो में हमने ये बताया था कि अब जो नया बीएनएसएस कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें सेक्शन 223 ये बता रहा है कि अब कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जिसके सामने कोई प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट आती है, उसमें पहले क्या होता था कि कंप्लेनेंट और विटनेसेस को सुनकर आरोपी को समन कर दिए जाते थे, समनिंग ऑर्डर पास हो जाता था। अब कोई भी कोर्ट किसी भी क्रिमिनल कंप्लेंट में कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है जब तक कि वो आरोपी को मौका ना दे सुनवाई करने का, यानी कि आरोपी को अपनी बात कहने का पहले मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही कोई भी कोर्ट, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट किसी भी क्रिमिनल कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले सकती है। तो अब इसमें सबसे पहला कमेंट हम जो लेंगे वो है राजीव भार्गवा जी का। इन्होंने पूछा है आरोपी को किस स्टेज पर तलब किया जाएगा, प्रारंभ में या पंजीयन तर्क के समय। अब ये प्रश्न बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि कौन सी स्टेज है जहां पर आरोपी को नोटिस करनी है, क्योंकि प्रोसीजर क्या होता है प्राइवेट कंप्लेंट का कि मजिस्ट्रेट के सामने जब कंप्लेंट फाइल होती है तो मजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट और जो विटनेसेस मौजूद हैं उनका बयान लेना होता है। कंप्लेनेंट का ओथ पर बयान रजिस्टर होता है और साथ में जो भी विटनेसेस हैं उनका भी बयान जो है वो दर्ज होता है। उसके बाद ही मजिस्ट्रेट समनिंग ऑर्डर करते थे। अब नया प्रोविजन ये कहता है कि बिना आरोपी को सुने समनिंग ऑर्डर नहीं करना। तो अब आरोपी को किस स्टेज पर सुना जाए, किस स्टेज पर आरोपी को नोटिस किया जाएगा, ये प्रश्न इनका जो है। तो उसके लिए दो स्टेज समझ में आ रही है। एक स्टेज वो कि जब कंप्लेंट फाइल हो गई उसी समय आरोपी को नोटिस कर देना है, या फिर कंप्लेंट फाइल होने के बाद जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस के बयान दर्ज होते हैं उसके बाद आरोपी को नोटिस भेजना है। ये दो में से कौन सी स्टेज पर भेजना है? तो लॉजिकली तो इंटरप्रिटेशन यही निकल के आता है कि अगर आरोपी को एक अपॉर्चुनिटी देनी है हियरिंग की समनिंग ऑर्डर से पहले, तो आरोपी को अपॉर्चुनिटी देने का मतलब कि उसके पास में कंप्लेनेंट और विटनेसेस के बयान भी पहुंचने चाहिए, तभी तो वो अपना रिप्लाई या अपना कथन दे पाएगा जब उसको समझ में आएगा कि कंप्लेनेंट और विटनेसेस ने क्या बयान दिए हैं। तो इस हिसाब से कंप्लेंट दर्ज होने के बाद जब कंप्लेनेंट और विटनेसेस के बयान हो जाते हैं उसके बाद ही आरोपी को नोटिस करना चाहिए, आरोपी को बुलाना चाहिए और आरोपी का कथन सुनने के बाद ही फिर मजिस्ट्रेट ने फाइनल समनिंग ऑर्डर करना चाहिए। अब ये तो इंटरप्रिटेशन लॉजिकल हो गई, लेकिन हम कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यही सेम क्वेश्चन अभी रिसेंटली 27 सितंबर 2024 को ही कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने भी ये क्वेश्चन अराइज हुआ। उसमें क्या हुआ था कि कंप्लेनेंट ने जब कंप्लेंट फाइल की तो इमीडिएटली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी को नोटिस कर दिया। तो इस बात पर, इस ऑर्डर पर कंप्लेनेंट हाई कोर्ट आ गया और उसने कहा कि ये गलत हुआ है क्योंकि मेरी कंप्लेंट दर्ज होते ही आरोपी को आपने कैसे नोटिस कर दिया। तो हाई कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि किस स्टेज पर आरोपी को नोटिस करना है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी इस जजमेंट में, जिसका नाम है श्री बासनागौड़ा आर पाटिल वर्सेस श्री शिवानंदा एस पाटिल, इस जजमेंट में भी कर्नाटका हाईकोर्ट ने वही इंटरप्रिटेशन की है जो हमने आपको बताया कि कंप्लेनेंट के कंप्लेंट फाइल होते ही आरोपी को नोटिस नहीं करना है। कंप्लेंट फाइल होने के बाद जब कंप्लेनेंट और विटनेसेस का बयान दर्ज हो जाएगा उसके बाद आरोपी को नोटिस करना है। और कर्नाटका हाईकोर्ट ने यहां तक भी लिख दिया कि जब आरोपी को नोटिस जाएगा तो आरोपी के नोटिस के साथ में कंप्लेनेंट के बयान और विटनेसेस के बयान की कॉपी भी साथ जाएगी, ताकि आरोपी को जो कहना है वो कंप्लेनेंट और विटनेसेस के बयान देखने के बाद ही अपना कथन कर सकेगा। तो ये कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी इस पॉइंट को क्लियर कर दिया है। तो राजीव भार्गवा जी के कमेंट का यही आंसर है कि प्रारंभ में आरोपी को नोटिस नहीं जाएगा, कंप्लेनेंट और विटनेसेस के बयान दर्ज होने के बाद आरोपी को नोटिस जाएगा और आरोपी को सुनने के बाद फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट ये डिसाइड कर सकती है कि समनिंग ऑर्डर करना है या नहीं करना है। अब दूसरा कमेंट यहाँ पर लेते हैं जो कि है सुनील कुमार जी का। उन्होंने लिखा है, कैन वी यूज ऑन 498A एंड DV एक्ट, प्लीज टेल मी। यानी उनका ये प्रश्न है कि ये जो प्रोविजन हमने बताया सेक्शन 223 BNSS का, ये प्रोविजन 498A केसेस में और DV एक्ट के केसेस में लागू होगा या नहीं होगा।
तो सबसे पहले 498A केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। 498A आईपीसी का सेक्शन था जो कि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के ऊपर फाइल कर सकती है अगर उसके साथ कोई क्रुएलिटी हुई है तो। 498A सेक्शन अब नए BNS भारतीय न्याय संहिता में हो गया है सेक्शन 85। डेफिनेशन सेम है, सिर्फ नंबर यानी सेक्शन बदला है। तो अब अगर 498A केस जो कि अब सेक्शन 85 बन गया है यानी क्रुएलिटी अगेंस्ट वुमेन के सेक्शन जो है वो अगर पुलिस में फाइल हुआ है यानी पुलिस के पास कंप्लेंट दी है और पुलिस ने उसमें FIR दर्ज की है और FIR दर्ज होने के बाद से कोर्ट में केस गया है तो वो पुलिस केस कहलाता है। और जो हमने प्रोविजन की यहाँ बात की है, जो BNSS के सेक्शन 223 की बात की है, वो हमने प्राइवेट कंप्लेंट्स की बात की है, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई कंप्लेंट फाइल होती है जिसमें कि मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को देखकर कंप्लेनेंट और विटनेसेस के बयान दर्ज करके कॉग्निजेंस लेते हैं कंप्लेंट का, उसमें वो प्रोविजन आया है। ये पुलिस केस से जो इंस्टीट्यूटेड केसेस होते हैं उनके लिए प्रोविजन नहीं है, ये प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट्स के लिए ही प्रोविजन है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कोई कंप्लेंट, चाहे वो 498A के अलावा कोई और भी सेक्शन है, वो अगर पुलिस ने दर्ज नहीं करी FIR और उसके बाद से आप कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल करते हो कि जी पुलिस ने हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं करी है, FIR दर्ज नहीं की है, तो कोर्ट हमारी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले। 498A में भी अगर कोई वाइफ कोर्ट में एप्लीकेशन डालती है कि मेरी FIR दर्ज नहीं हुई है तो उस समय ये जो नया प्रोविजन है सेक्शन 223 का BNSS का जिसके बारे में हमने बताया है, तब ये प्रोविजन वहां पर काम आएगा कि उस समय मजिस्ट्रेट ने आरोपी को यानी जो हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स होते हैं 498A केस में, उस केस में ये काम आएगा कि उनको नोटिस जाएगा पहले और उसके बाद ही मजिस्ट्रेट समनिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो यानी ये जो प्रोविजन नया हमने बताया वीडियो में, वो प्रोविजन 498A केसेस में अप्लाई हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो 498A केस कहाँ से इंस्टीट्यूटेड है। क्या वो पुलिस से इंस्टीट्यूटेड है, FIR के थ्रू आया है, या फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्टली प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में आया है। अगर तो वो पुलिस केस हुआ है, FIR के थ्रू बना है केस, तो वो स्टेट केस है, उसमें ये नया प्रोविजन लागू नहीं होगा। लेकिन अगर 498A का केस जो कि नया 85 सेक्शन बन गया है BNS का, तो अगर वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल होके इंस्टीट्यूट हुआ है तो उस केस में ये नया प्रोविजन अप्लाई होगा जिसमें कि आरोपी को सुनने के बाद ही मजिस्ट्रेट समनिंग ऑर्डर कर सकते हैं। सो इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस। अब बात करते हैं DV एक्ट की, जो कि इसमें कमेंट में उन्होंने साथ में DV एक्ट के बारे में भी पूछा है कि DV एक्ट में क्या ये प्रोविजन अप्लाई करेगा। तो DV एक्ट यानी डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं जो कि वाइफ फाइल करती है डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट में। अब DV एक्ट एक सेपरेट एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब वो एक्ट अपने आप में एकदम डिफरेंट एक्ट है, उसके प्रोसीजर्स भी अलग है। हालांकि उस एक्ट में लिखा है दैट CRPC विल अप्लाई टू दैट एक्ट, उसमें CRPC अप्लाई करेगा। तो अब जो नया BNSS हो गया है CRPC को रिप्लेस करके, तो BNSS अप्लाई होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो एक्ट एक अलग स्टैट्यूट है, एक अलग एक्ट है, तो उसमें जो प्रोविजंस हैं, उसमें जिस तरीके से केस चलता है वो डिफरेंट है। उसमें कैसा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल होती है, उसके बाद से DIR मंगाई जाती है यानी कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मंगाई जाती है, और उसके बेसिस पर फिर रिस्पोंडेंट को यानी हस्बैंड और हस्बैंड के जो रिलेटिव्स जिनके ऊपर DV एक्ट का केस वाइफ ने किया होता है उनको नोटिस किया जाता है। और फिर नोटिस मिलने के बाद से जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स, वो कोर्ट में अपीयर होते हैं और अपीयर होने के बाद से वो अपना रिप्लाई दे सकते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी प्रोसीजर डिफरेंट है, वहाँ पे ऑलरेडी नोटिस होता है रिस्पोंडेंट्स को और रिस्पोंडेंट को आके अपीयर होके अपना रिप्लाई देना होता है। वहाँ पर इस तरह से समनिंग ऑर्डर का प्रोविजन नहीं होता है। तो नया प्रोविजन भी जो BNSS में आया है वो लागू नहीं होगा, उसमें प्रोसीजर डिफरेंट है और उसमें वैसे भी रिस्पोंडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है और रिस्पोंडेंट्स उसमें अपना रिप्लाई दे सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि कंप्लेंट बेसलेस है तो अपने रिप्लाई में वो कंप्लेंट को डिसमिस करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से DV एक्ट का प्रोसीजर चलता है। अब हम अगले कमेंट्स उठाते हैं। एक कमेंट ये है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैम मेरी फैमिली पर केस है, तो क्या मैं अपने फैमिली को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए अपने फैमिली की तरफ से गवाही दे सकती हूँ, प्लीज बताइए। यस, अगर आप उसमें विटनेस है या फिर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप जरूर गवाही दे सकते हैं, बशर्ते आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए जिससे कि आप विटनेस की कैटेगरी में आ सकेंगे, तो ही आप बयान दे सकते हैं।
और बिल्कुल गवाही देने के बाद से आप अपनी फैमिली को इनोसेंट प्रूव करने के लिए लीगली सारे प्रयास कर सकते हैं। एक कमेंट में संजय कुमार पांडे जी ने पूछा है कि व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ फॉल्स केस लॉन्च टू पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस स्टेशन में कोई फॉल्स केस लॉन्च कर देता है तब क्या होगा। तो इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो अलग से डाली थी जिसमें हमने बताया था कि नए बीएनएसएस कानून में कौन से सेक्शंस हैं जिसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई पुलिस में आपके खिलाफ कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उस सेक्शन के तहत आप उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर सकते हैं। तो वो वीडियो मैं यहाँ पर उसका लिंक लगा रही हूँ, आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। एक विजय कुमार पांडे जी ने लिखा है, प्रतिवादी को तो 6 साल तक बाहर केस मैनेज करने का मौका दिया जाता है। जैसे मेरे केस में मेरा वकील अपने मौकिल पर लाख बोलने के बाद भी अगला डेट टू अगला डेट करके प्रतिवादी को 6 साल बाद नोटिस भिजवाए। अब ये सिविल कैटेगरी में हुआ है या क्रिमिनल कैटेगरी में हुआ है ये स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन अगर 6 साल तक नोटिस नहीं भिजवाया है तो फिर डेफिनेटली आप उसमें अपने वकील को बदल लीजिए या फिर कोर्ट में जाकर आप खुद कोर्ट को बोलिए। एक कोई जगदीश पाटिल जी ने पूछा है, सर एमपी हाई कोर्ट इंदौर में केस है, सर्विस मैटर पेंडिंग है, आ नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। तो अगर वो रीच नहीं कर रहा है, उन्होंने अपना केस नंबर भी लिखा है कि 2007 का केस है, अगर वो रीच नहीं कर रहा है तो आप एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में फाइल करवा सकते हैं अपने वकील के द्वारा प्रीपोनमेंट की, यानी कि जो आपका मैटर कोई भी डेट आपको जो दिखा रहा होगा ऑनलाइन स्टेटस पर, वो डेट अगर लंबी है तो उसको शॉर्ट करने के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अदरवाइज कोई भी डेट अगर नहीं दिखा रहा तो एक एप्लीकेशन आप इस तरह की फाइल कर सकते हैं कि मेरे केस में कोई डेट नहीं दिखा रहा है तो उस मेरा केस जो है वो लिस्ट किया जाए, जो कि बहुत ओल्ड केस है, 2007 का केस है, और उसमें अर्जेंसी के लिए आप अपने ग्राउंड्स मेंशन कर सकते हैं। जैसे कोई अगर आपके पास मेडिकल ग्राउंड है या फिर एज का ग्राउंड है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है या और भी कोई अर्जेंसी आपके केस के फैक्ट्स के अनुसार है, तो वो आप ग्राउंड्स उस एप्लीकेशन में लिख के हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन फाइल अपने वकील के थ्रू करवा सकते हैं। बाकी बहुत सारे कमेंट्स हैं थैंक्स गिविंग के कि आपने बहुत अच्छा बताया है, थैंक्स फॉर नॉलेज, डूबते को तिनके का सहारा, अति सुंदर। एक एस तांबे जी ने लिखा है, नमस्ते मैडम जी, मेरे पर एक बैंक के चेक बाउंस का केस 2021 में डाला है पर अभी तक एविडेंस सामने वाले ने नहीं दिया है और मुझे जो सम्मन्स कोर्ट द्वारा भेजा गया वो सम्मन्स पर झूठे सिग्नेचर करा के कोर्ट में सबमिट करवा दिया। मेरे वकील साहब ने जमानत करवाने को कहा तो मैंने जमानत करवा ली, अब सेटलमेंट करवाने को बोल रहे हैं। सम्मन्स के बारे में जज साहब से बोलने को बोला तो अभी नहीं, टाइम आने पर बोलेंगे, मैं क्या करूं। रिगार्डिंग सेटलमेंट, अगर आपको लगता है कि आपको सेटलमेंट करना ही है तो आप सेटलमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, बिकॉज चेक बाउंस के केसेस में सेटलमेंट हो सकती है आसानी से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपके ऊपर बिल्कुल भी चेक बाउंस का केस बनता ही नहीं है, झूठा केस है, तो आप सेटलमेंट मत करिए और आप उस केस को फाइट कीजिए अच्छे से। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर सेटलमेंट करना ही सही है, जैसा आपको अपने केस के अनुसार आपको खुद को फील लगता है वैसा आप प्रोसीड कीजिए। सेटलमेंट के लिए कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता है, इवन कोर्ट ऑल्सो कैन नॉट प्रेशराइज यू। ये आपकी अपनी कॉल है कि आपको सेटलमेंट करना है या नहीं करना है। समटाइम्स सेटलमेंट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, हाँ ये सजेशन जरूर दिया जाता है इवन बाय द कोर्ट्स भी ये कहते हैं कि आप सेटलमेंट कर लें तो आपके इतने जो जीवन का लंबा समय कोर्ट में बर्बाद हो जाएगा वो फर्स्ट स्टेज पर ही खत्म हो सकता है। तो अगर आपको सेटलमेंट लगता है कि 10 साल बाद भी केस चलाने के बाद सेटलमेंट ही करना पड़ेगा तो इससे अच्छा आप आज कर लीजिए। तो ये डिसीजन आपको लेना होगा सारी कैलकुलेशंस करने के बाद से, आपके केस के सारे मेरिट्स और फैक्ट्स को देखने के बाद से, बिकॉज आपसे बेहतर आपका केस कोई और नहीं जान सकता। केस के क्या फैक्ट्स हैं, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, वो सबसे ज़्यादा किसी भी पार्टी को खुद ही पता होता है। तो सेटलमेंट के रिगार्डिंग आपकी खुद की पर्सनल कॉल है जो कि डिसीजन आप ही लीजिए। बाकी रही बात की सम्मन्स में जो फर्जी साइन कराए गए हैं, फ्रॉड किया गया है, वो फ्रॉड आप कोर्ट के सामने जल्द से जल्द पेश करिए। डेफिनेटली कोर्ट के सामने कोई भी फ्रॉड है तो वो प्रेजेंट करना ही चाहिए। तो आज हमने ये बहुत सारे कमेंट्स में जो क्वेश्चंस थे उनको उठाया है सो दैट जो भी क्वेरी थी, जो भी डाउट्स थे उस सेक्शन के रिगार्डिंग जिसके ऊपर हमने वीडियो में बताया था कि कानूनी प्रक्रिया जो प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट्स के लिए है जो चेंज हो गई है, ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि अब तक
आरोपी को बिना सुने कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती थी और समनिंग ऑर्डर कर देती थी, और बाद में फिर वो आरोपी को उसमें पेश होकर अपना डिफेंस जो भी देना है या ट्रायल चलाना है या फिर उसमें समनिंग ऑर्डर को आगे रिवीजन और क्वैशिंग में जाना है, वो सब करना पड़ता था। लेकिन अब आरोपी को पहले सुना जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसके बाद ही समनिंग ऑर्डर होगा। लीगल वर्ड्स में ऐसे आरोपी को बोलते हैं प्रपोज्ड एक्यूज्ड, यानी वो एक्यूज नहीं है लेकिन प्रपोज्ड एक्यूज है, यानी होने वाला एक्यूज्ड है। तो लीगल वर्ड्स में ऐसा बोला जाता था। हालांकि बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स थी जिसमें कि ये कहा गया था कि प्रपोज्ड एक्यूज को समनिंग ऑर्डर से पहले राइट ही नहीं है प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व होने का, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी। लेकिन अब लॉ ही चेंज हो गया है। बीएनएसएस आने से, सेक्शन 223 आने से, अब वो लॉ चेंज होने की वजह से पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स अब इररिलेवेंट हो गई हैं, बिकॉज लॉ विल प्रिवेल। जो नया लॉ आ गया है, अब जितने भी नए कंप्लेंट्स होंगी उसमें पहले आरोपी को सुना जाएगा। प्रपोज्ड एक्यूज्ड को राइट मिल गया है कि उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की, उसके बाद ही समनिंग ऑर्डर हो सकता है।